तो एक ऐसा गांव जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो दुनिया के कौन से कोने में मौजूद है, पर दुनिया के अलग अलग कोने से लोग अलग अलग रूट पर चलते हुए उसी गांव में आकर पहुंच जाते हैं। और वहां पर उन्हें आने के बाद पता चलता है कि रात में उस जगह पर मॉन्स्टर घूमते हैं जो कि इंसानों को उधेड़कर उनके मांस को खा लिया करते थे। और ना तो उन मॉन्स्टर को मारने का कोई रास्ता था और ना ही उस गांव से बाहर निकलने का। अब वहां पर मौजूद लोग किस तरह से उस गांव से बाहर निकलेंगे वो सब हमें जानने के लिए मिलेगा इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एक अनजान गांव को देख पाते हैं जहां पर जैसे ही अंधेरा होने वाला था वैसे ही वहां का शहरी बॉयड तुरंत ही अपने पास मौजूद एक बेल को लेकर निकल जाता है और वहां पर लगातार उस बेल को बजाते हुए वो सभी लोगों से घर के अंदर जाने के लिए कहने लगता है। उसी दौरान गांव के मेस में भी जिन लोगों ने अपना खाना नहीं भी खाया था वो लोग भी तुरंत ही बेल को सुनने के बाद अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। और उस दौरान हम लोग देखते हैं कि सारा नाम की लड़की एक रेस्टोरेंट को बंद करती है और रेस्टोरेंट में लगे एक तालिस्मों को देखने लगती है। उन लोगों को रात में अपने घर के दरवाजों और साथ ही खिड़कियों को बंद करके रखने के लिए बोला गया था। और उसी दौरान हम लोग फ्रैंक नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जिसने गांव के ही पब में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिस वजह से वो चलने की हालत में नहीं रहता। तो पहले तो बारटेंडर फ्रैंक को उठाने की कोशिश करता है, पर जब फ्रैंक उसकी बात को नहीं सुनता तो बारटेंडर तुरंत ही पब को बंद कर वहां पर से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग फ्रैंक की फैमिली को देख पाते हैं जिसमें उसकी बीवी लॉरेन और साथ ही उसकी बेटी मेगन उसके घर न आने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। पर क्योंकि अब तक रात हो गई थी और उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसी वजह से वो अपने घर के दरवाजों को बंद कर लेते हैं। पर रात में हम लोग देख पाते हैं कि मेगन को अचानक से खिड़की के बाहर उसकी दादी दिखाई देती हैं जिनको सर्दी लग रही थी और वो अंदर आने के लिए बोल रही थी। तब मेगन भी खिड़की को खोल देती है, पर अचानक से उसकी दादी डीमन में बदलती हुई उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब अगले दिन हम लोग फ्रैंक को देखते हैं जो अगली सुबह अपने घर पर आता है। तब तक उसके घर के बाहर काफी सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे और जैसे ही बॉयड की नजर फ्रैंक के ऊपर पड़ती है तो वो गुस्से में उसके पास आकर फ्रैंक को दो चार चांटे मार देता है। बाद में बॉयड खींचता हुआ फ्रैंक को घर के अंदर लेकर जाता है जहां पर फ्रैंक की आंखें फटी की फटी रह गई थी क्योंकि उसकी फैमिली का पिछली रात किसी ने कत्ल कर दिया था और उनके पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स को खा लिया था। और जबरदस्ती उसको उसकी फैमिली की हालत दिखाता है क्योंकि उनको देखने के बाद फ्रैंक काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और पहले भी बर्ड ने उसे समझाने की काफी बार कोशिश करी थी कि अगर वो इसी तरह से हरकतें करता रहेगा तो एक न एक दिन उसका परिवार मारा जाएगा। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से एक कपल जिम और साथ ही टैबी पर आता है जो कि अपने बच्चों ईथन और साथ ही जूली के साथ एक रोड ट्रिप पर जा रहे थे। जिस रोड पर वो लोग जा रहे थे उसी रोड पर उन लोगों को अचानक से एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिसने रास्ते को ब्लॉक करा हुआ था और वो लोग उस पेड़ को नहीं हटा सकते थे। उसको देखने के बाद जब जिम और साथी ईथन बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उसी जगह पर बहुत सारे क्रूज भी आ गए थे जो कि बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। अब वो लोग वहां पर से हाईवे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पर वो हाईवे पर ना पहुंचकर एक टाउन में पहुंच गए थे जहां पर सारी गाड़ियों के टायर को पंचर करके रखा गया था। जो देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं, पर अभी वो इस बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करते हुए सीधा अपनी गाड़ी को भगाते रहते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी हाईवे पर पहुंच जाएं। अब वहां पर से सीन वापस से बॉयड पर आता है जो कि अपने बेटे एलिस से मिलने के लिए कॉलोनी हाउस में आया हुआ था। और एलिस भी वहां पर इसी वजह से रहा करता था क्योंकि एलिस को अपने पिता पसंद नहीं थे। साथ ही कॉलोनी हाउस की ओनर डोना से बॉयड की काफी ज्यादा बहसबाजी अक्सर हुआ करती थी और उन दोनों में इसी तरह से हमेशा नोकझोंक चलती रहती थी। अभी जब बॉयड जाकर एलिस से मिलता है तो उस समय पर एलिस अपनी गर्लफ्रेंड फातिमा की पेंटिंग बना रहा था और वो बॉयड को वहां पर देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं था। एलिस बॉयड को पसंद क्यों नहीं करता इसके बारे में भी हमें आगे जानने के लिए मिलेगा। वहां पर हम लोग बॉयड की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो एलिस के पास इसीलिए आया था ताकि वो उसे लॉरेन और साथ ही मेगन की डेथ के बारे में बता सके और वो चाहता था कि एलिस भी उस जगह पर आए जहां पर उन दोनों का फ्यूनरल होने वाला था। इतना बताने के बाद वो फ्यूनरल वाली जगह पर चला जाता है जहां पर गांव के सारे लोग आए हुए थे। उसी जगह पर हम लोग फादर खत्री को भी देख पाते हैं जो कि गांव के फादर थे और वो ही यहाँ पर सभी लोगों का फ्यूनरल और बाकी सारे धर्म रिलेटेड काम करा करते थे। मेगन और लॉरेन का फ्यूनरल उस जगह पर चल ही रहा होता है, तभी अचानक से गांव वालों की नजर एक आरवी पर पड़ती है जो कि जिम की ही आरवी थी और वो उनकी तरफ ही आ रही थी। उस आरवी को देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं और बॉयड उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें याद होगा कि जब वो लोग पहली बार यहाँ पर आए थे तो उन लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत हुई थी, इसीलिए अभी के समय पर वो लोग जिम और उसकी आरवी को इग्नोर ही करें। अब गांव वाले भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और हम लोग बॉयड को देखते हैं जो कि अकेले जाकर जिम और उसकी फैमिली से बात करता है। उस दौरान वहां पर जिम जानना चाहता था कि वो लोग हाईवे पर किस रास्ते से पहुंचेंगे, तब बॉयड उन्हें सीधे रास्ते पर चलने की ही सलाह देता है। पर सबसे अजीब चीज ये थी कि जिम जितनी बार भी अपनी आरवी को आगे की तरफ लेकर जा रहा था उतनी बार वो बार बार अपने आप ही उसी टाउन में आ जाता था जैसे कि वो किसी लूप में चल रहा हो। पर उसके बावजूद भी वो लगातार गांव से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है। अब जब वो उसी पेड़ वाले रोड के पास था तभी दूसरी तरफ से एक दूसरी कार एकदम स्पीड में उनकी तरफ बढ़ती है जिससे जिम की आरवी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी आरवी पास के ही पेड़ में जाकर क्रैश कर जाती है।
अब इस एक्सीडेंट की वजह से जिम और उसकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा घायल हो गई थी और बाकी सबकी हालत तो फिर भी थोड़ी थोड़ी सही थी, मगर ईथन के पैर में एक बहुत बड़ी रॉड घुस जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और काफी ज्यादा उठाने पर भी वो नहीं उठ रहा था। दूसरी तरफ हम लोग दूसरी गाड़ी के ड्राइवर टॉबी को देखते हैं, जो कि खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गया था और वो तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकलकर टाउन की तरफ भागता है, जहां पर वो बॉयड को उस एक्सीडेंट के बारे में सारी बातें बता देता है। बॉयड ने टॉबी को कैनी के साथ हॉस्पिटल की तरफ भेज दिया था और वो खुद बाद में उस एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि टॉबी की गाड़ी में उसके साथ का एक और साथी जेड भी पड़ा हुआ था और उसने काफी सारे नशे करे हुए थे। इसी वजह से बॉयड सबसे पहले तो जेड को गाड़ी से हथकड़ी लगाकर बांध देता है और खुद वो जिम की आरवी के पास जाता है ताकि वो जिम और उसकी फैमिली की भी मदद कर सके। थोड़ी देर में वहां पर केनी भी टॉबी को क्लिनिक में छोड़ने के बाद खतरी एलिस और गांव के नर्स क्रिस्टी के साथ आरवी के पास आ गया था, जहां पर आने के बाद वो लोग जैसे तैसे आरवी से बाकी सबको तो बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अभी भी वो ईथन को आरवी से बाहर नहीं निकाल सकते थे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी ईथन का काफी ज्यादा ब्लड बह चुका था और अगर क्लिनिक तक जाते जाते थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ईथन की जान भी जा सकती थी। इसीलिए क्रिस्टी को उसका इलाज आरवी में ही करना पड़ता है। अंधेरा होने में सिर्फ 40 मिनट ही बचे हुए थे, जिस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और तब वहां पर बॉयड जिम और साथी क्रिस्टी को छोड़कर बाकी सबको खतरी एलिस और साथी कैनी के साथ कॉलोनी हाउस की तरफ भेज देता है। तब टैबी वहां पर जिम और ईथन को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, पर वहां पर बॉयड उसे समझाता है और किसी तरह से उसे बाकी सबके साथ भेज देता है। उन लोगों की जाते ही बॉयड ने आरवी में तुरंत ही तालिस्म को लगा लिया था, ताकि रात में अगर कोई भी मॉन्स्टर आरवी के अंदर आने की कोशिश करे तो वो आरवी के अंदर ना आ पाए। वहीं हम लोग क्लिनिक में देखते हैं कि सारा टॉबी का ख्याल रख रही थी और पहले तो वो टॉबी से अजीब सी बातें करती है और बाद में वो उसे किस करने के बाद अचानक से ही उसकी गर्दन पर एक नाइफ से स्टैब करके उसकी जान ले लेती है। अब वैसे ही प्यार करने का कौन सा तरीका है, इसके बारे में मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, पर कुछ भी कहो वो मंजर सच में बहुत ज्यादा ही खौफनाक था। वेल दूसरी तरफ एलिस कैनी और साथी खतरी जूली टैबी और जेट को लेकर कॉलोनी हाउस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अचानक से ही वो टायर स्पाइक्स पर चढ़ जाते हैं, जो कि बर्ड और कैनी पहले उस जगह पर लगा रहे थे ताकि वो जिम की गाड़ी को रोककर उसे सारी सच्चाई बता सकें। अब क्योंकि उनकी गाड़ी के चारों टायर खराब हो चुके थे, इसी वजह से उन लोगों को 11 नंबर की सवारी पकड़कर पैदल ही कॉलोनी हाउस की तरफ बढ़ते रहना पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग आरबी में देख पाते हैं कि क्रिस्टी अभी भी लगातार ईथन का इलाज करने में लगी हुई थी और तभी अचानक से रात हो जाने की वजह से उनकी आरबी के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। उन्हें देखने के बाद बॉयड काफी ज्यादा डर गया था। जिम को मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं पता था, इसी वजह से उसे लगता है कि वो लोग भी उसकी मदद करने के लिए ही आ रहे हैं, इसीलिए वो आरवी के गेट को खोलने के लिए आगे जाता है, पर तब बॉयड उसे पकड़कर धक्का देता है और बाद में उसे समझाता है कि वो लोग मदद करने के लिए नहीं बल्कि कुछ और ही करने के लिए आ रहे थे। साथ ही बॉयड वहां पर जिम को ये बात भी समझाता है कि असल में वो सारे के सारे लोग मॉन्स्टर्स हैं, जो कि उन लोगों को जान से मारने के लिए आ रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद जिम की हालत तो ऐसी हो जाती है जैसे कि 4 दिन से उसने अपना पेट हल्का ना करा हो। खैर वहीं हम लोग बाकी सबको देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे कॉलोनी हाउस के पास पहुंच गए थे और उन लोगों को देखने के बाद कॉलोनी हाउस में भी हड़कंप मच जाता है कि उन लोगों को अंदर आने देना चाहिए या फिर नहीं। वहीं तब तक कॉलोनी हाउस के बाहर काफी सारे मॉन्स्टर भी आ गए थे, जो कि कैनी और बाकी सबके ऊपर अटैक करने ही वाले थे, पर उस दौरान कैनी अपने पास से गन निकालकर उन पर शूट भी करता है, लेकिन उन मॉन्स्टर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो देखने के बाद टेबी और जूली बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। पर उसी समय डोना अंदर से गेट खोल देती है और वो बाकी सबको अंदर ले लेती है, साथ ही उसने मॉन्स्टर के अंदर आने से पहले ही वो गेट बंद कर दिया था। अब सबके सब अंदर तो आ गए थे, लेकिन डोना उन लोगों को जमीन पर बैठने को बोलती है, क्योंकि अभी के समय पर टैबी जूली और साथ ही जेट को गांव की सच्चाई के बारे में नहीं पता था और उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से सभी लोगों की जान जा सकती थी। तब डोना ने उन तीनों को चेयर से बंधवा दिया था और साथ ही उन्हें अलग अलग जगह पर शिफ्ट करवा दिया था। जूली को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और वहीं हम लोग डोना के रूम में टैबी को बंधा हुआ देखते हैं, जिसके पास डोना आकर उसको मॉन्स्टर के बारे में बताने लगती है, जिस पर पहले तो टैबी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसीलिए डोना उसको अपनी बहन के बारे में बताती है कि वो औरत किसी से भी नहीं डरती थी और उसने एक बार भालू के दांतों को मुक्का मारकर तोड़ दिया था। और एक दिन वो डोना के साथ इस गांव में आकर फंस गई, जहां पर रात में अचानक से उनके सामने कुछ लोग आए जो उनकी गाड़ी के सामने से हट नहीं रहे थे। तब डोना की बहन गुस्से में अपनी शॉटगन को लेकर बाहर आई ताकि वो उन लोगों को डरा सके, पर वो लोग असल में मॉन्स्टर थे, जिनमें से एक ने तुरंत ही डोना की बहन के ऊपर अटैक करके उसकी खाल को उधेड़ना चालू कर दिया और उसी तरह से वो पूरी रात डोना की बहन को टॉर्चर करते रहे, जिसकी आवाज डोना कार में डर कर चुप कर सुन रही थी। और इस बात को लगभग 3.5 साल से ज्यादा का समय हो गया था और वो लोग तब से यहीं पर फंसे हुए थे, जिसका मतलब यही था कि इस गांव से बाहर निकलने का अभी तक कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। अब सब कुछ जानने के बाद टैबी को ना चाहते हुए भी डोना की बातों पर भरोसा करना पड़ता है। साथ ही हम लोग कैनी को भी देखते हैं, जो कि खतरी से अपने पिता मिस्टर लियू के बारे में बात कर रहा था और तब हम लोग जान पाते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने पिता के लिए काफी ज्यादा डरा रहता है।
असल में मिस्टर लियो को डिमेंशिया था और उसी वजह से केनी का पूरा परिवार उसी गांव में आकर फंस गया था। गांव में आने से पहले वो लोग अपने शहर में बहुत अच्छे से रहा करते थे, पर एक दिन मिस्टर लियो अपनी डिमेंशिया की बीमारी की वजह से दूसरे शहर में चले गए और बाद में जब केनी और मिसेस लियो को उनकी लोकेशन के बारे में पता चला तो वो लोग उन्हें दूसरे शहर से लेने के लिए गए, जहाँ से वापस आते समय ही रास्ते में उन्हें वो पेड़ और साथ ही वो क्रो दिखाई दिए और वो लोग इस गाँव में आकर फंस गए। और तब से ही मिस्टर ल्यू को वहां के हॉस्पिटल में रखा गया था, जहां पर क्रिस्टी और जीना उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। पर उसके बावजूद भी कैनी को कहीं ना कहीं मिस्टर ल्यू के डिमेंशिया की बीमारी की वजह से काफी ज्यादा डर लगता था, क्योंकि कभी भी वो अपने रूम के दरवाजे को खुला कर भूल सकते थे और ऐसे में वो मॉन्स्टर उनकी जान ले सकते थे। ये बात जानने के बाद खतरी कैनी से बातें करते हुए उसे चिंता न करने को कहता है। नीचे हम लोग किचन में जूलिया को देखते हैं, जिसे अभी भी चेयर से बांध कर रखा गया था, और तभी वहां पर अचानक से विक्टर नाम का एक आदमी आ जाता है, जिसके पास हमेशा एक लंच बॉक्स रहता था। साथ ही विक्टर का माइंड पूरी तरह से स्टेबल भी नहीं था, इसीलिए जूलिया उससे काफी ज्यादा डरने लगती है कि विक्टर उसके साथ आकर कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। उतने में ही वहां पर फातिमा आकर विक्टर को वहां से जाने को कहती है और आगे वो जूलिया को फ्री कराकर उसे मॉन्स्टर के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। और ये सारी चीजें जानने के बाद जूली भी काफी ज्यादा शॉक होती है। मीनवाइल हम लोग आरवी में बॉयड को देख पाते हैं, जो कि जिम को सब कुछ समझा रहा था और साथ ही वो उसे तालिस्म के बारे में भी बता रहा होता है कि वो तालिस्म बाहर मौजूद मॉन्स्टर को अंदर आने से रोकता है, और साथ ही जब तक किसी भी जगह पर वो तालिस्म रहता है तब वो मॉन्स्टर वहां पर नहीं आते। वो मॉन्स्टर अभी भी बाहर से आरवी के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए वो आरवी की छत पर चढ़ जाती हैं, जिससे क्रिस्टी बहुत ज्यादा डर गई थी। पर तब बॉयड उसे संभालता है और ईथन का इलाज लगातार करते रहने को बोलता है। तब क्रिस्टी भी खुद को संभालते हुए किसी तरह से ईथन के पैर से उस रॉड को निकालती है और बाद में वो उसके पैर पर टांके लगा देती है। आगे हम क्रिस्टी की बातों से उसके बारे में जान पाते हैं कि असल में वो एक थर्ड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट है, जो कि धोखे से इस गांव में आकर फंस गई थी। उस दौरान जिम भी उसे अपने बारे में बताता है कि वैसे तो वो एक इंजीनियर था और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पर अब गांव में आने के बाद वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान था। आगे सीन वहां पर से हॉस्पिटल में वापस से सारा पर आता है, जो कि अजीब तरह से खुद से बात कर रही थी, जिसके बाद वो टॉबी की लाश को साइको की तरह काटना चालू कर देती है और बाद में वो हॉस्पिटल के डोर को ओपन करके चुपके से घर की तरफ चली जाती है, जिस वजह से हॉस्पिटल के अंदर मॉन्स्टर आकर वहां पर मौजूद जीना और मिस्टर लियो को बहुत बुरी तरह से जान से मार देते हैं। वेल, अब सुबह के समय पर हम लोग देखते हैं कि कैनी, जिसको मिस्टर लियो की मौत के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं होता, सबसे पहले तो वो जिम की फैमिली को जिम के पास लेकर जाता है, जहां पर वो लोग जिम को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही कैनी भी वहां पर क्रिस्टी और बॉयड को जिंदा देखने के बाद भगवान का शुक्रिया करता है। लेकिन जब वो लोग वापस से हॉस्पिटल में जाते हैं, कैनी वहां पर अपने पिता की उधड़ी हुई बॉडी को देखने के बाद बहुत ज्यादा टूट जाता है और उन्हें गले लगाकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। आगे सीन वापस से सारा के ऊपर आता है, जो कि अपने भाई नेतन को जाकर बता देती है कि उसे अजीब सी आवाजें आती हैं और उन्होंने ही उससे कहा था कि अगर वो टॉबी को जान से मार देगी और हॉस्पिटल का दरवाजा खुला छोड़ देगी तो वो सभी लोगों को गांव से बाहर जाने देंगे। ये सब बताते हुए सारा बहुत जोर जोर से रो रही थी। तब नेथन उसे शांत करवाता है और आगे हम लोग जिम और उसकी फैमिली को देखती हैं, जिन्हें अभी के लिए कॉलोनी हाउस में ही रख दिया गया था। जूली जब ईथन से उस समय पर बातें कर रही होती है, तब ईथन को घर के बाहर व्हाइट कपड़ों में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा होता है, जो कि उसकी ही उम्र का था, और साथ ही वो बच्चा सिर्फ ईथन को ही दिख रहा होता है, लेकिन ईथन उस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताता। रात में अचानक से टैबी को सपना आता है कि उनके ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, जिस वजह से वो घबरा कर उठती है। पर तब जिम उसको संभालता है और वहीं हम लोग जेड को भी देख पाते हैं, जिसकी आंखें भी अब तक खुल गई थी, पर अब तक उसको बेड से बांध कर रखा गया था, जिस वजह से जेड काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पर तब डोना आकर उसे शांत करवाती है और उसे भी गांव के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। पर जेड को उसकी बातें सुनने के बाद उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था और साथ ही उसे लग रहा था कि शायद उसका दोस्त टॉबी उसको प्रैंक करने के लिए सर्कस के कुछ लोगों के पास लेकर आ गया है, जहां से जेड को कुछ क्लूज को फाइंड आउट करके बाहर निकलना पड़ेगा। और इसीलिए वो डोना और एलिस के बहुत ज्यादा समझाने के बावजूद भी सुबह होते ही एक लड़की की साइकिल चुराने के बाद गांव में क्लूज ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं हम लोग बॉयड को देखती हैं, जिसने फ्रैंक को जेल में डाला हुआ था, और जब वो फ्रैंक के पास जाता है तो फ्रैंक भी लॉरेन और मेगन की मौत की वजह से काफी ज्यादा डिप्रेस्ड था। साथ ही आज ही फ्रैंक को उसकी गलती की सजा भी मिलने वाली थी। असल में उनके गांव के बीच में एक बॉक्स मौजूद था, जिसको एक समय पर बॉयड ने ही गांव के बीच में लाकर लगाया था, ताकि अगर कोई भी गांव के रूल्स को तोड़े तो उसे रात भर के लिए उस बॉक्स के अंदर डाल दिया जाएगा, जिसमें कोई भी तालिस्म नहीं होगा। और अगर कोई तालिस्म वहां पर नहीं होगा तो रात में मॉन्स्टर उस जगह पर आ जाएंगे और उस इंसान को जान से मार देंगे। असल में फ्रैंक की गलती की वजह से उसके परिवार की जान गई थी, और उनका रूल यही था कि अगर किसी गांव वाले की गलती की वजह से दूसरी किसी गांव वाले की जान जाती है तो गलती करने वाले इंसान को रात भर के लिए उस बॉक्स में डाल दिया जाएगा।
आज तक डर के मारे किसी ने भी रूल्स को नहीं तोड़ा था और इसी वजह से फ्रैंक वो पहला आदमी था जिसको उस बॉक्स में डाला जाने वाला था। बॉयड भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने बस लोगों को डराने के लिए उस बॉक्स को बनाया था, पर वो ऐसे ही किसी को भी उस बॉक्स में डालकर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। इस बारे में बात करने के लिए तुरंत ही वहां पर से बॉयड फादर खत्री के पास जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद फादर खत्री बाकी सारे गांव वालों को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि शायद उन लोगों को फ्रैंक को सजा नहीं देनी चाहिए। तब खत्री वहां पर बॉयड की बातों को सुनने के बाद उसे समझाते हैं कि बॉयड के गांव में आ जाने की वजह से ही वहां पर ज्यादातर लोग जिंदा थे, क्योंकि बॉयड ने खुद ही वहां पर सारे रूल्स बनाए थे और इसीलिए गांव के लोगों ने ही बॉयड को ही वहां का शेरिफ बना दिया था। पर अब अगर बॉयड उन रूल्स को तोड़ने के लिए सजा नहीं देगा तो सभी लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाएगा, साथ ही सब लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे। इवन उसी समय हमें ये बात भी पता चलती है कि बॉयड खुद ही एक समय पर कहीं से वो फारिस में ढूंढ कर लेकर आया था, जिस वजह से ही लोग घरों में रह पा रहे थे। वरना लोगों को पहले रात में अपनी जान बचाने के लिए जमीन के अंदर खुद की ही कब्र खोदकर उसमें रहना पड़ता था। तालिस्मे के बारे में याद आने के बाद पॉइंट को सोचते हुए वहां पर से वापस से फ्रैंक के पास चला जाता है। अब खतरी वहां पर से कॉलोनी हाउस में जाने के बाद जिम और उसकी फैमिली को जाकर बताते हैं कि आज उन लोगों की चूजिंग सेरेमनी होने वाली थी। वहां पर उन लोगों को चूज करना पड़ता कि वो लोग कॉलोनी हाउस में कॉलोनी हाउस के लोगों के साथ सब कुछ शेयर करके रहना चाहते हैं या फिर प्राइवेटली गांव में अपने खुद के घर में रहना चाहते हैं। तब खत्री जिम और टैबी को गांव घुमाते हुए गांव के घरों को दिखाने के लिए ले जाता है, जहां पर वो उन्हें लॉरेन और फ्रैंक के घर दिखाने के लिए लेकर आया था, क्योंकि आज के दिन वो घर खाली होने वाला था। पर वहां के ऊपर वाले रूम में अभी भी मेगन और लॉरेन का खून पूरी तरह से दीवारों पर बिखरा पड़ा था, और जिसको देखने के बाद टैबी का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है। जाकर टैबी को समझ में आ गया था कि वो मॉन्स्टर कितने खतरनाक थे और वो कितनी बुरी तरह से इंसानों को जान से मारा करते थे। अब टैबी बस किसी भी हालत में उस गांव से बाहर निकलना चाहती थी, पर क्योंकि उन लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और जिम इस बात को समझ गया था, इसी वजह से वो किसी भी तरह से टैबी को समझा लेता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग गांव में आकर ही रहेंगे। वहीं हम लोग विक्टर को देखते हैं जो कि कॉलोनी हाउस के पीछे पेड़ों की तरफ चलकर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वहां के पेड़ मूव करते हैं या फिर नहीं। अब बेशक से ये कैरेक्टर आपको थोड़ा सा भूतिया सा लग रहा हो, पर सच्चाई यही थी कि उसकी हर एक बात में कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता था। खैर अभी के लिए वहां पर ईथन आकर विक्टर से बातें करने की कोशिश करने लगता है, जिस पर पहले तो विक्टर उससे कोई भी बात नहीं करता और लगातार उसे वहां से जाने के लिए बोलने लगता है। मगर जब ईथन उससे उस व्हाइट बॉय के बारे में बात करता है तो विक्टर उससे कहता है कि वो व्हाइट बॉय असल में उसका भी दोस्त है। वो व्हाइट बॉय पहले विक्टर को भी दिखाई देता था और हो सकता था कि अभी के समय पर व्हाइट बॉय ने ईथन को चुना हो। इसी वजह से विक्टर ईथन से बोलता है कि अगली बार जब उसे व्हाइट बॉय दिखे तो वो विक्टर की तरफ से उसे हाय बोले। ईथन इस पर मान जाता है, पर उतने में ही वहां पर जूली पहुंच जाती है, जो कि ईथन के विक्टर से बात करने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थी, और वो तुरंत ही वहां पर से ईथन को डांटते हुए अंदर ले जाकर उसे आगे विक्टर से बात करने के लिए साफ मना कर देती है। आगे हम लोग जेड को देखते हैं जो कि डाइनर में जाने के बाद वहां पर भी काफी ज्यादा तमाशा करता है, और बाद में वो खाना खाने के बाद वहां से गांव में ही मौजूद एक बंकर टाइप एरिया के पास आ जाता है, जो कि असल में एक तरह का स्टोरेज रूम था। जिसके अंदर जाते ही जेड को वहां पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जो कि उसको देखते ही उसके ऊपर ऐसे चिल्लाती है जैसे कि जेड ने उसे नहाते हुए देख लिया हो। तब जेड डर कर नीचे गिर जाता है और उसे स्टोरेज रूम की सीलिंग पर कुछ साइंस दिखाई देते हैं, पर अगले ही पल वहां पर से सब कुछ गायब हो जाता है और ऐसे लगता है कि वो जगह बिल्कुल नॉर्मल है। और ये सब देखने के बावजूद भी जेड को लग रहा था कि ये सब असल में एक सेट है और वहां पर सब कुछ परफेक्टली होता है। इसी वजह से जेड खुश होते हुए अपनी साइकिल को आगे बढ़ाकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जिम और उसके पूरे परिवार की चूजिंग सेरेमनी चल रही थी, और वहां पर उन्हें गांव वालों के सामने चुनना था कि वो लोग गांव में रहना चाहते हैं या फिर कॉलोनी हाउस में। वहां पर गांव के सारे लोग आए हुए थे, इसी वजह से बर्ड सबके सामने बोलने की कोशिश करता है कि वो फ्रैंक को सजा नहीं दे सकता, मगर तब तक फ्रैंक खुद ही वहां पर आ गया था और वो उनसे बोलता है कि अभी के लिए वो अपनी फैमिली के पास ही जाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली की मौत की वजह से बहुत ज्यादा टूट गया था और अब वो जीना नहीं चाहता था। फ्रैंक की सारी बातें सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, पर जेट को ये सब भी एक एक्ट ही लग रहा होता है, इसीलिए वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखने के बाद पॉइंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी और वो तुरंत ही उसको मारते हुए सबसे पहले उसे ही चूज करने को कहता है कि वो गांव में रहना चाहता है या फिर कॉलोनी हाउस में। तब जेड ने खुद को भी एक्ट का एक पार्ट मानते हुए गांव को ही चूज करा था, और ताकि बॉयड उसको और ज्यादा ना मारे, कैनी तुरंत ही वहां पर से जेड को अपने साथ कुछ दिखाने के लिए लेकर जाने लगता है, और उसी समय पर हम लोग जिम और उसकी फैमिली को भी देख पाते हैं, जिनसे बॉयड पूछता है कि वो लोग कहाँ पर रहना चाहते हैं। अब वो लोग या तो गांव में प्राइवेटली रह सकते थे या फिर डोना के कॉलोनी हाउस में सबके साथ पार्टी एंजॉय और साथ ही सब कुछ शेयर करते हुए। जिम, ईथन और साथ ही टैबी तो गांव को चूज करते हैं, मगर जूली ने कॉलोनी हाउस को चूज करा था।
जो बात जानने के बाद टैबी सबके सामने ही जूली के ऊपर भड़कना और बरसना चालू कर देती है, क्योंकि वो उसको ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकती थी। और वहां पर बर्ड उसे शांत करवाते हुए कहता है कि उसका बेटा एलिस कॉलोनी हाउस में जूली का ध्यान रखेगा। तब जाकर टैबी थोड़ा सा शांत होती है और वहां पर से जिम उसको लेकर चला जाता है। अब क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था, इसीलिए सभी लोग आखिरी बार फ्रैंक से मिलने के बाद अपने अपने घर में चले जाते हैं और बाद में बर्ड भी दुखी मन से फ्रैंक को उसी बॉक्स में बंद करके अपने ऑफिस में चला जाता है। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से कैनी और जेड पर आता है, जहां पर कैनी अपने साथ जेड को लेकर टॉबी की डेड बॉडी दिखाने के लिए आया था। और तब जाकर वहां पर जेड को भरोसा होता है कि वहां के सारे लोग सच कह रहे थे और इसीलिए वो एकदम सदमे में आ जाता है। तब कैनी उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर चला जाता है ताकि वो कुछ समय तक जेड का ध्यान रख सके। अब रात होने के बाद गांव में काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लग गए थे। अब वहीं हम लोग फ्रैंक को देखते हैं जो कि बॉक्स में बैठा अपनी फैमिली को याद कर रहा था कि तभी उसके बॉक्स के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं जो कि उसे बहुत बुरी तरह से और ब्रूटली जान से मार देते हैं। तब फ्रैंक की चीखें ऑफिस में बॉयड को सुनाई दे रही थी, जो सुनने के बाद बॉयड काफी ज्यादा परेशान था, पर क्योंकि अब वो फ्रैंक की मदद नहीं कर सकता था इसीलिए वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करता है और वहां पर सो जाता है। आगे कहानी वहां पर से पास्ट में जाती है, जहां पर हम लोग छोटे विक्टर को देखती हैं जो असल में जब एक बच्चा था तब गांव में आया था। सुबह होने के बाद अचानक से वो एक स्टोरेज रूम से बाहर निकलता है, जहां पर चारों तरफ गांव में लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और उन्हें मॉन्स्टर ने बहुत बुरी तरह से मार रखा था। प्रेजेंट टाइम में हम लोग विक्टर को देखते हैं जो कि जूली की सोते हुए ड्राइंग बना रहा था, और जब जूली की आंखें खुलती है तो वो विक्टर को देखने के बाद डर जाती है, पर विक्टर वहां पर उसे उसकी ड्राइंग देता है जो कि बिल्कुल बच्चों जैसी थी। विक्टर बचपन से ऐसी ड्राइंग्स को बनाता रहता था ताकि वो चीजों को याद रख सके। तभी वहां पर ट्रूडी नाम की एक लड़की आती है जिसने जूली के बैग से उसके नए कपड़े निकालकर पहन लिए थे, पर क्योंकि वो लोग सब कुछ वहां पर शेयर करते थे इसी वजह से गुस्सा आने के बावजूद भी जूली ट्रूडी को कुछ भी नहीं कह पाती। वहीं बर्ड दुखी मन से सुबह सुबह उस बॉक्स के पास जाकर फ्रैंक की बॉडी को वहां से निकालता है और उसे फादर के पास ले जाता है ताकि फादर उसकी बॉडी को उसकी फैमिली के पास ही दफन कर सके। वहीं विक्टर भी कॉलोनी हाउस से डाइनर की तरफ आ गया था, जहां पर ईथन बैठकर अपना खाना खा रहा था और वो वहां पर जिम के साथ आया हुआ था और अभी के लिए जिम वॉशरूम में गया होता है, जो देखने के बाद विक्टर तुरंत ही ईथन के पास जाता है और उससे बातें करते हुए उसे बताता है कि वो पेड़ 4 इंच हीले थे। अब वो लोग आगे बात कर ही पाते उतने में ही वहां पर जिम पहुंच जाता है और जब वो देखता है कि विक्टर की हालत सही नहीं है तो वो तुरंत ही उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे वहां पर से भगा देता है और साथ ही उससे बोलता है कि आगे से कभी भी वो ईथन के आसपास नजर ना आए। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से वापस से जेड पर आता है, जो कि कैनी को अपने साथ वापस से उस स्टोरेज रूम में लेकर आया था ताकि वो कैनी को वहां पर मौजूद लाश और साथ ही वहां पर बना सिंबल दिखा सके। और जब तक वो वहां पर आता है तब तक वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं होता। तब हम लोग कैनी की बातों से जान पाते हैं कि बाहर की दुनिया से गांव में आने के बाद जब लोगों को गांव की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो अक्सर उन्हें डर के मारे अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, पर वहां पर जेड को इस बात पर पूरा भरोसा था कि जो भी उसने देखा था वो सारी की सारी एक सच्चाई थी। तब कैनी वहां पर जेड की बातों को सुनने के बाद उसे शांत करवाते हुए शेरिफ ऑफिस की तरफ लेकर जाने लगता है। वहीं हम लोग पेबी को देखते हैं जो जब अपने सामान को देख रही थी तब उसमें उसे जूली का एक स्वेटर मिलता है, और जब उसे जूली की याद आती है तो वो तुरंत ही उस स्वेटर को लेकर जूली के पास पहुंच जाती है। उस समय पर जूली फातिमा से बातें कर रही थी, पर जैसे ही वो टेबी को देखती है तो टेबी उससे बातें करते हुए उसे मनाने की कोशिश करने लगती है कि वो वापस से उन लोगों के साथ ही रहने के लिए आ जाए। और वहां पर जूली की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो अपनी फैमिली के साथ इस वजह से नहीं रहना चाहती क्योंकि आगे चलकर वैसे भी उसकी फैमिली अलग होने वाली थी। असल में पहले जिम और टैबी का एक और बच्चा था जिसका नाम थॉमस था, और वो कच्ची उम्र में ही जिम और टैबी की किसी गलती की वजह से मारा गया था, जिसके बाद से टैबी पूरी तरह से टूट गई थी और उसने डिसाइड करा था कि वो जिम से डिवोर्स ले लेगी। पर जूली और ईथन के ऊपर इस बात का ज्यादा असर ना पड़े, इसी वजह से उन लोगों ने रोड ट्रिप पर आने का डिसाइड करा था, जहां पर ही वो लोग जूली और ईथन से इस बारे में बातें करने वाले थे। लेकिन जूली ने उन दोनों के घर में उन दोनों की बातें सुन ली थी। यही सब बातें जानने के बाद टैबी जोर जोर से रोने लगती है और जूली वहां पर से उन्हें उल्टा सीधा बोलते हुए चली जाती है। तब फातिमा वहां पर टैबी से जूली का स्वेटर ले लेती है ताकि वो बाद में जूली को उसे दे सके। आगे हम लोग कैनी को देख पाते हैं जो कि जेड को अपने साथ लेकर शेरिफ ऑफिस में आ गया था। वहां पर आने के बाद वो उसे बताता है कि गांव में जितने भी लोग मौजूद हैं वो दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग रोड पर चलते हुए उस गिरे हुए पेड़ के पास पहुंचे थे, और वहां पर जाने के बाद उन्हें क्रूर दिखाई दिए थे, जिसके बाद जब वो पलट कर वापस आए तो वो इस गाँव में आ गए। अब ये बात जानने के बाद तो जेड के दिमाग के तोते वापस से उड़ गए थे, क्योंकि हो सकता था कि अगर वो लोग एक ही रास्ते पर चलते हुए इस टाउन में पहुंचे होते तो यहाँ पर से बाहर जाने का भी कोई रास्ता होता, और क्योंकि वो लोग दुनिया के अलग अलग कोने में से अलग अलग रास्तों पर चलते हुए इस जगह पर पहुंचे थे तो यहाँ पर से बाहर निकलना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला था। पर तभी अचानक से शेरिफ ऑफिस में लगा रेडियो अपने आप ही चालू बंद होने लगता है, जिसको देखने के बाद जेड के पास वापस से एक आइडिया आता है और वो उस रेडियो को ही लेकर कहीं पर जाने लगता है।
घर पर वापस आने के बाद जब टैबी जिम को इस बारे में बताती है कि जूली को उनके डिवोर्स के बारे में पता चल गया है, तो जिम और उसमें वापस से बहसबाजी होने लगती है। उसी बीच हम लोग विक्टर को देखते हैं, जो कि उनके घर के पीछे वाली गेट पर आकर ईथन से मिलता है और उसे अपने साथ जंगल की तरफ लेकर जाने लगता है, क्योंकि वो वहां पर कुछ जरूरी चीज ढूंढने के लिए जा रहा था। और वो दोनों जंगल में आने के बाद सीधा व्हाइट बॉय का पीछा करना चालू कर देती हैं, जो कि उन दोनों को ही दिखाई दे रहा था। उसका पीछा करते हुए वो एक फारावे ट्री के पास पहुंच गए थे, जिसको देखने के बाद विक्टर बताता है कि अगर कोई भी इंसान फारावे ट्री के अंदर चला जाता है तो वो ट्री उसे कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता था। हो सकता था कि वो ट्री उन लोगों को वहां पर से किसी पास की जगह पर ही टेलीपोर्ट कर दे, या फिर ये भी हो सकता था कि वो ट्री उन्हें किसी पहाड़ के नीचे ही टेलीपोर्ट कर दे। मतलब कि ये चीज सुनने में जितनी ज्यादा मजेदार लग रही थी, उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी थी। तभी अचानक से विक्टर को कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती है, जिनको सुनने के बाद विक्टर को कुछ पास्ट के विजन आती हैं कि जब वो लाशों के बीच में गांव में घूम रहा था, तभी उसे पहली बार कुत्ते और साथ ही व्हाइट बॉय दिखाई दिया था। वहीं अब तक जिम और साथ ही टैबी को भी इस बारे में पता चल गया होता है कि ईथन उनके घर पर नहीं है, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चली जाती हैं, जहां पर वो भी कुत्तों की आवाज को पीछा करते हुए सीधा उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर विक्टर ईथन के साथ खड़ा हुआ था। तो विक्टर वहां पर अपने पास मौजूद एक गन को निकालकर हवा में फायर करता है, जिससे वो कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। और उसी समय जिम भी विक्टर की तरफ आने लगता है ताकि वो उसे वापस से ईथन के पास आने के लिए मार सके। और विक्टर इस बार उसे गन पॉइंट पर लेता है और वहां पर से सॉरी बोलते हुए निकल जाता है। तब जिम और टैबी भी ईथन को लेकर अपने साथ घर में वापस आ जाती हैं। शाम में हम लोग देखते हैं कि बर्ट जिम, टैबी और साथ ही ईथन को डाइनर में अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाता है। और जब वो लोग शाम का खाना खा रहे थे, तब सारा भी उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान से देख रही थी। सारा ने ईथन से बहुत अच्छे से बात भी करी थी, और उसी दौरान सारा के हाथ में लिखा आता है कि किल द बॉय। इसका मतलब यही था कि अब सारा को ईथन की जान लेनी थी, जो देखने के बाद सारा काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसी टाइम पर उसे प्लेट्स भी आने लगते हैं। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से वापस से कॉलोनी हाउस पर आता है, जहां पर विक्टर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि विक्टर कॉलोनी हाउस के बाहर काफी सारी कब्रों को खोद रहा था। फिर जब डोना जाकर उससे बात करती है, तो विक्टर बस उससे इतना कहता है कि वो बस उनकी मदद कर रहा है। सारा को एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था, जहां पर क्रिस्टी उसका ध्यान रखना चाहती थी, पर क्योंकि नेतन को उसकी हरकतों के बारे में पता था और उसे ये भी पता था कि सारा को काफी अजीब सी आवाजें आती हैं, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। पर उस समय पर सारा उससे मिलना नहीं चाहती थी, इसी वजह से बॉयड वहां पर नेतन से बहाने बनाते हुए उसे जाने के लिए बोल देता है। मीनवाइल हम लोग जिम के घर में देख पाते हैं, जहां पर जिम के दिमाग में एकदम से आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि अब से उन लोगों के दिमाग में गांव से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आएगा, तो वो लोग उस सवाल को दीवार पर लिख देंगे, ताकि वो लोग एक साथ मिलकर उसके जवाब को ढूंढ पाए। अब रात के समय में जब सारा और क्रिस्टी बातें कर रहे थे, तो उस समय पर हम लोग क्रिस्टी की बातों से जान पाते हैं कि कहीं ना कहीं वो खुद भी कैनी को काफी ज्यादा पसंद करती है, पर रियल लाइफ में असल में उसकी एक लड़की से शादी हो चुकी थी और वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। उस लड़की का नाम असल में मैरियल था और क्रिस्टी के साथ वो भी कॉलेज में ही पढ़ा करती थी। इस बात को जानने के बाद सारा खुद भी काफी ज्यादा शौक होती है, और सारा की लाइफ में भी बस एक ही इंपॉर्टेंट इंसान बचा हुआ था, जो कि उसका भाई नेथन था, क्योंकि उसके भाई ने उसे हर जगह पर प्रोटेक्ट करा था। अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि नेथन खुद भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे सारा की हरकतें अजीब सी लग रही थी, और वो इस बारे में बात करने के लिए खत्री के पास जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि खत्री चर्च का फादर है, तो वो इस बारे में किसी और को कुछ भी नहीं बताएगा। अब खत्री इस चीज के लिए मान तो जाता है, पर जब उसे सारा की कंडीशन के बारे में पता चलता है, तो वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि वो इस बात को समझ गया था कि सारा कहीं ना कहीं पूरे गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये बात जानने के बाद खत्री तुरंत ही उस जगह की तरफ जाने लगता है जहां पर सारा को अभी होना चाहिए था, मतलब कि उनके फार्म की तरफ। मीनवाइल हम लोग बॉयड को देख पाते हैं, जो कि अपनी बीबी एबी की कब्र के पास आया हुआ था, जो कि गांव में किसी वजह से मारी गई थी। उस समय पर हम लोग बॉयड की बातों से जान पाते हैं कि वो फ्रैंक की मौत की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, और अब वो चाहता है कि वो किसी भी हालत में गांव वालों के लिए इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे, जिसके लिए वो जंगल में जाना चाहता है। पर उसे नहीं पता कि वो जंगल में जाएगा तो वो जिंदा बचेगा या फिर नहीं। और क्योंकि बॉयड के ऊपर ही गांव वालों की पूरी तरह से जिम्मेदारी थी, इसीलिए बॉयड को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अकेले जंगल में जाना चाहिए या फिर नहीं। और इसी के लिए वो अपनी बीवी की कब्र के पास आया था, ताकि उसकी बीवी उसे कोई इशारा दे सके, जिससे बॉयड समझ पाए कि उसे जंगल में जाना चाहिए या फिर नहीं। उसी समय हम लोग सारा को भी देख पाते हैं, जो कि हॉस्पिटल से वापस आने के बाद सीधा ईथन के पास उससे मिलने के लिए चली गई थी, और अभी भी वो सोच रही थी कि उसे ईथन को किस तरह से जान से मारना चाहिए। तब वो ईथन को जानवर दिखाने के बहाने अपने फार्म की तरफ लेकर जाने लगती है, पर तब टैबी भी उसके साथ आती है। अब इसी वजह से फार्म पर पहुंचने के बाद सारा सबसे पहले टैबी के सामने बहाना बनाती है कि उसे अंदर जाकर टैबी को भी कुछ दिखाना है, और जिसके बाद जब टैबी उसके साथ भरोसा कर कर अंदर की तरफ जाती है, तो वो तुरंत ही वहां पर टैबी को एक क्लोजेट में बंद कर देती है,
क्योंकि सारा के रास्ते में टैबी नहीं आने वाली थी, इसीलिए सारा तुरंत ही अपना नाइफ लेकर ईथन की तरफ बढ़ने लगती है। वो उसको जान से मारने वाली होती है कि उसी समय पर वहां पर नेथन पहुंच जाता है, जो कि सारा को पकड़ लेता है। पर उस समय पर सारा से धोखे से नेथन का ही गला कट जाता है और नेथन की वहां पर मौत हो जाती है। उतने में ही वहां पर खतरी भी पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि फार्म के पास काफी सारे लोगों की भीड़ लग गई थी और जिम भी वहां पर पहुंचकर सबसे पहले तो टैबी को फ्री करवाता है और बाद में वो बाहर की तरफ आ जाता है। और फिर जब वहां पर बॉयड आता है तो वहां पर खतरी उसे बताता है कि सारा वहां पर से जंगल की तरफ भाग गई है और रात के समय में शायद उसे मॉन्स्टर ही जान से मार देंगे। अब सारा की हरकत की वजह से सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और साथ ही जिम भी वहां पर बॉयड को गांव वालों के बारे में उल्टा सीधा बोलकर अपने घर में चला जाता है। घर पर वापस आने के बाद टैबी के दिमाग में अब एक अजीब सा क्वेश्चन आता है कि वो लोग उस क्रैश को सरवाइव कर भी पाए थे या फिर नहीं। और ये क्वेश्चन उनके लिए इतना ज्यादा लॉजिकल था भी क्योंकि जब से उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तब से ही उन लोगों के साथ अजीब सी चीजें हो रही थी। वहीं जब डाइनर में बॉयड क्रिस्टी के पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि सारा ने जो भी करा उसमें क्रिस्टी की कोई भी गलती नहीं थी, तभी अचानक से बॉयड को रेडियो में एक गाना सुनाई देता है जो कि उसे एक संकेत की तरह लगता है, जो कि शायद एबी ने उसके लिए भेजा था और वो उससे यही बोलना चाहती थी कि बॉयड अकेले जंगल में चला जाए। वहीं नेथन को भी अब तक ग्रेवयार्ड में दफना दिया गया था और उसी बीच हम लोग जेड को देखते हैं जिसके दिमाग में अचानक से रेडियो को लेकर किसी चीज का आइडिया आता है और वो तुरंत ही गांव में मौजूद हर एक कार की बैटरी को निकालने लगता है। उसी बीच हम लोग टैबी को देखते हैं जिसे लग रहा था कि वो सब मर चुके हैं और इसी बारे में बात करने के लिए वो खतरी के पास जाती है। पर खतरी को ऐसा नहीं लगता था, इसी वजह से वो टैबी को भी इस बारे में ज्यादा न सोचने को बोलकर वहां से भेज देता है। जिसके बाद जब वो चर्च के बेसमेंट में जाता है वहां पर हम लोग सारा को देखते हैं जिसे खतरी ने बांध कर रखा हुआ था। असल में खतरी उससे जानना चाहता था कि सारा को किस तरह की आवाजें आती हैं, क्योंकि सिर्फ सारा के साथ ही ऐसा हो रहा था और इसका मतलब यही था कि सारा उस जगह से किसी तरह से जुड़ चुकी है और हो सकता था कि सिर्फ उसकी वजह से ही वो लोग इस गांव से बाहर निकल पाए। वहीं जब कैनी बॉयड के साथ था तो वो उसे अपने अकेले जंगल में जाने वाले विचार के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद कैनी वहां से गुस्से में चला गया था। वी बॉयड को कैनी के इस बिहेवियर के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया था और वो इस बारे में बात करने के लिए क्रिस्टी के पास जाता है, जहां क्रिस्टी से बात करने पर बॉयड को समझ आता है कि मिस्टर ल्यू की डेथ के बाद कैनी बॉयड को उसके फादर फिगर के रूप में देख रहा है और वो नहीं चाहता कि अब वो बॉयड को भी खो दे। ये बात समझ में आने के बाद बर्ड तुरंत ही कैनी से मिलने के लिए चला जाता है, जहां पर वो उसे अपने साथ कैच कैच खेलने के लिए बुलाता है और उसके बाद वो उसे समझाने लगता है कि कहीं ना कहीं बॉयड बूढ़ा हो रहा है और आगे चलकर वो गांव वालों की इतनी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा और इसीलिए बॉयड बूढ़ा होने से पहले चाहता था कि वो जंगल में जाने के बाद उस जगह पर से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढे और कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर भी था कि अगर वहां पर उसे कुछ हो जाता है तो गांव वालों का क्या होगा। अब कैनी भी इस बात को समझ रहा था और इसीलिए वो बॉयड के जंगल में अकेले जाने वाली बात को लेकर भी मान जाता है। वहीं हम लोग जिम को उसके घर में देख पाते हैं, जहां पर वो अपने घर के अप्लायंसेस को देखने के बाद काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि असल में उसके घर में जितनी भी वायरिंग हो रखी थी उन सभी वायर के अंदर कोई भी कंडक्टर नहीं था, पर उसके बावजूद भी उनके घर के अप्लायंसेस पूरी तरह से चलते थे। इवन उन अप्लायंसेस के तो प्लग भी नकली थे। पर उतने में ही वहां पर जेड पहुंच जाता है, जो कि चाहता था कि जिम उसकी रेडियो को बनाने में मदद करे और इस बारे में सुनने के बाद जिम भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों के दोनों एक बहुत बड़े पेड़ के पास चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का प्लान यही था कि वो दोनों उस पेड़ के ऊपर चढ़कर वहां पर एक एंटीना को लगा देंगे। वहीं हम लोग टैबी को देख पाते हैं जिसे घर की सफाई करते हुए वहां पर मेगन, लॉरेन और साथ ही फ्रैंक का सामान मिलता है, जिसको लेकर वो तुरंत ही डाइनर में चली जाती है, क्योंकि डाइनर के ही एक रूम में उन सभी लोगों का सामान रखा जाता था जो उस जगह पर मर जाते थे। वहां पर जाने के बाद जब वो उस सामान को रख रही होती है तभी अचानक से उसकी नजर वहां पर रखे एक ब्रेसलेट पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद तो टैबी के एकदम होश उड़ गए थे, क्योंकि असल में उसने वही ब्रेसलेट एक टाइम पर जिम के लिए बनाया था और जिम ने जूली के पैदा होते समय उस ब्रेसलेट को खो दिया था। अब वापस से सीन जिम और जेड पर आता है, जहां पर जिम पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था ताकि वो एंटीना को पेड़ के ऊपर लगा सके और अचानक से जिम की आवाज से जेड को आनी बंद हो जाती हैं और जब जेड ऊपर की तरफ देखता है तो पेड़ के ऊपर काफी सारी लाशें लटकी हुई थी और साथ ही उनका पूरा का पूरा खून जेड के ऊपर आकर गिर रहा था। तभी जेड को पेड़ के ऊपर वही सिंबल वापस से बना हुआ दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद तो जेड की पट के 4 से 64 हो गई थी और वो तुरंत ही वहां पर से भागना चालू कर देता है। पर तभी अचानक से जिम जेड के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि असल में जेड जो भी चीजें देख रहा था वो बस उसका वहम थी। पर अभी के समय पर जेड इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता और तुरंत ही वहां से डाइनर की तरफ चला जाता है ताकि वो उस सिंबल के बारे में और ज्यादा रिसर्च कर सके।
उस समय पर जब मिसेस लिू की नजर अचानक से उस सिंबल के ऊपर पड़ती है तो वो तुरंत ही जेड को अपने साथ उस रूम में लेकर चली जाती हैं जहाँ पर मरे हुए लोगों का सामान रखा हुआ था। वहां पर से मिसेस लिू उसको एक डायरी निकाल कर देती हैं जो कि 1972 की थी और उसमें भी सेम सिंबल बने हुए थे, जिनको देखने के बाद जेड खुद भी काफी ज्यादा शौक था। वहीं हम लोग टेबी को देखते हैं जो कि जब अपने घर में वापस आती है और वो उन अप्लायंसेस को देखती है तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने घर में से जितनी भी वायरिंग जा रही है उनकी लोकेशन के बारे में पता करेगी। वो सारी की सारी वायरिंग असल में बेसमेंट के नीचे जमीन के अंदर जा रही थी, इसीलिए वहां पर टेबी तुरंत ही बेसमेंट को ही खोदना चालू कर देती है ताकि जल्दी से जल्दी वो उन वायरिंग के बारे में पता कर सके और उससे ये बात पता चल सके कि आखिरकार उनके घर में बिजली कहाँ से आ रही थी। तब तक वहां पर जेड भी पहुंच गया था जो जब अपने ब्रेसलेट को देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो तुरंत ही टेबी के साथ लग जाता है ताकि वो भी बेसमेंट को खोद सके। वहीं हम लोग जूली को देखते हैं जो कि जब कॉलोनी हाउस के बाहर आती है तो कॉलोनी हाउस के बाहर उसे एक फूलों का गुलदस्ता दिखाई देता है जिसको एक केविन नाम का लड़का रोज वहां पर रखा करता था। पर जूली को इस बारे में पता नहीं होता कि केविन ने उन फ्लावर्स को वहां पर रखा था और जूली उन फ्लावर्स को लेकर सीधा अपने रूम में आ जाती है और वहां पर रखे एक पॉट में उन फ्लावर्स को सजा देती है। अब रात के समय में सबके सोने के बाद हम लोग केविन को देखते हैं जो कि कॉलोनी हाउस के सेकंड फ्लोर पर बने एक बाथरूम में जाकर बाहर मौजूद एक मॉन्स्टर से बातें करने लगता है और उसी मॉन्स्टर के हाथ में वैसा ही फूलों का गुलदस्ता था जैसा केविन बाहर रखा करता था और इसका मतलब यही था कि इस बाबू मोशाय का टाका एक मॉन्स्टर से भिड़ गया था। अब वैसे तो वो मॉन्स्टर अभी भी कॉलोनी हाउस के अंदर आना चाहती थी पर अभी केविन उसको उस कॉलोनी हाउस के अंदर नहीं आने देता। इसके साथ ही अब सीन वहां पर से अगले दिन आता है जहां पर हम लोग सुबह सुबह देख पाते हैं कि सब लोग कॉलोनी हाउस को सजाने में लग गए थे। असल में आज फातिमा को उस जगह पर आए पूरा 1 साल बीत चुका था और जब से फातिमा वहां पर आई थी तब से ही उसने हर एक इंसान को पॉजिटिव रहना सिखाया था और इसी वजह से वहां के सारे लोग मिलकर आज फातिमा के लिए एक 1 ईयर की सेलिब्रेशन पार्टी रख रहे थे। वहीं हम लोग फादर खत्री को देखते हैं जो कि अभी भी सारा के साथ ही उन आवाजों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान सारा की बातों से उन्हें पता चलता है कि उन आवाजों ने पहले ही सारा को बता दिया था कि गांव में 2 गाड़ियां एक साथ आने वाली हैं जो कि टॉबी और साथ ही जिम की थी। साथ ही उन लोगों ने सारा से कहा था कि अगर वो उनकी बात मानकर गांव में मर्डर नहीं करती है तो गांव में पहले तो नितिन मरेगा और बाद में एक एक करके गांव के सारे लोग मारे जाएंगे। अब वैसे तो फादर खत्री को सारा की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था पर तभी अचानक से सारा को वापस से वही आवाजें आने लगती हैं जिनको सुनने के बाद वो फादर खत्री से एक पेज को मांगती है और उसमें एक ड्राइंग बनाती है जो कि एक स्पेसशिप की थी। और तब सारा फादर खत्री से बोलती है कि उन लोगों ने फादर खत्री को उस बैग को छुपाते हुए देखा था जब फादर खत्री पहली बार गाँव में आए थे। फादर खत्री खुद भी उस ड्राइंग को देखने के बाद एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं और वो तुरंत ही एक ग्रेवयार्ड में जाने के बाद वहां पर मौजूद एक दफनाए हुए बैग को निकालते हैं। उस बैग के अंदर असल में एक दारू की बोतल, एक खून में सनी हुई शर्ट और साथ ही एक चॉकलेट थी जिसके रैपर के ऊपर बिल्कुल वैसी ही स्पेसशिप की ड्राइंग बनी हुई थी जैसे कि सारा ने एक पेज के ऊपर फादर खत्री को बनाकर दी थी। फादर खत्री को इस बात पर तो भरोसा हो गया था कि सारा को जो भी आवाजें आती हैं वो एकदम असली हैं और इसी बारे में बात करने के लिए वो शाम के समय में बॉयड के पास जाता है। बॉयड उस समय पर जंगल में जाने की तैयारी कर रहा था तो फादर खत्री उससे बात करते हुए उसे बताता है कि असल में जब वो असली दुनिया में एक फादर था तब अचानक से एक दिन उसके पास एक बच्चा आया था जो कि शाम के समय पर अपने घर नहीं जाना चाहता था और फादर खत्री ने उसे वही चॉकलेट दी थी और उसको उसके घर पर भेज दिया था। पर अपने घर की तरफ जाते समय फादर खत्री के दिमाग में अचानक से उस बच्चे की इमेज आई थी और उसके बारे में सोचते हुए जब वो उस बच्चे के घर के पास गए थे तो उन्होंने देखा था कि उस बच्चे के पिता ने उसको बहुत बेरहमी के साथ जान से मार दिया था और वो हमेशा उसको इसी तरह से परेशान करते रहते थे। और वो सिनेरियो देखने के बाद खत्री ने उस बच्चे के पिता को बहुत बुरी तरह से मारा था और उस बच्चे के पिता का सारा खून खत्री की शर्ट पर लग गया था। जिसके बाद खत्री एक ब्रिज पर आ गया था और वहां पर वो वही दारू पी रहा था जो कि उसके बैग में थी और वो वहां पर से कूदकर सुसाइड करने वाला था। पर अचानक से उसे उसके माइंड में कुछ आवाजें आई और उसे लगा कि वो भगवान की आवाजें हैं और उन्हीं आवाजों को फॉलो करते हुए वो अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा सीधा चलता रहा और उसके 2 घंटे बाद वो इस गांव में आ गया था जहां पर आने के बाद सबसे पहले तो उसने अपने बैग को छुपाया ताकि कोई भी उसको कल्प्रिट ना समझे और उसके बाद उसने अपनी जिंदगी को एक नए ढंग से जीना चालू करा। ये बात बताने के बाद खत्री वहां पर बॉयड को ये बात भी बता देता है कि उसने ही सारा को अपने साथ चर्च के बेसमेंट में बांध कर रखा हुआ था क्योंकि कहीं ना कहीं सारा एकमात्र जरिया है जिसके थ्रू वो गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। बॉयड इन सब चीजों को जानने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है। खैर वहां पर से सीन अब वापस से कॉलोनी हाउस में आता है जहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे थे, नाच गा रहे थे और उसी बीच हम लोग केविन को देखते हैं जो कि सेकंड फ्लोर के बाथरूम में जाता है ताकि वो अपनी माशुका से बातें कर सके। पर आज तो उसकी माशुका का कुछ और ही प्लान था। असल में वो वहां पर आज केविन से ब्रेकअप करने के लिए आई थी क्योंकि केविन उसे कभी भी कॉलोनी हाउस के अंदर नहीं आने देता था क्योंकि वो एक मॉन्स्टर थी।
अब वैसे तो कोई भी इस बात को समझ सकता था कि वो मॉन्स्टर अंदर आने के लिए बहाने बना रही थी, पर असल में केविन उस बात को नहीं समझ पाता और जैसे ही वो बाथरूम का गेट खोलता है तो सबसे पहले तो मॉन्स्टर अंदर आती है और वो केविन को मारने के बाद अपने बाकी साथियों को भी अंदर बुला लेती है। वेल, अभी मॉन्स्टर के अंदर आने के बारे में कॉलोनी हाउस में किसी और को कुछ भी पता नहीं होता। उसी के साथ सीन वहां पर से वापस से जीट पर आता है जो कि उसी डायरी को देख रहा था और उसी डायरी के अंदर उसे एक फोटो भी मिलती है जो कि एक आदमी की फोटो थी और उसी फोटो के अंदर पीछे धोखे से विक्टर आ गया था। और क्योंकि उन फोटोज के अंदर विक्टर था, इसी वजह से जेट को लगता है कि शायद विक्टर उन सिंबल्स के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता होगा और इसीलिए जेट डिसाइड करता है कि अगले दिन वो जाकर विक्टर से मिलेगा। कॉलोनी हाउस के अंदर मॉन्स्टर ने काफी सारे लोगों को जान से मार दिया था जिसमें ट्रूडी भी शामिल थी। उस दौरान जूली अपनी जान बचाने के लिए विक्टर के रूम में चली जाती है जहां पर से विक्टर खुद भी भागने की प्लानिंग कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पहले से इस बात का अंदाजा था कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। तब सबसे पहले तो विक्टर जूली की जान बचाने के लिए जूली को एक रस्सी की मदद से कॉलोनी हाउस के नीचे उतारता है और बाद में वो खुद भी उसी रस्सी से नीचे आ जाता है। वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर तुरंत ही फातिमा और साथी डोना सभी लोगों को कॉलोनी हाउस से बाहर निकालने में लग जाते हैं और बाहर उन लोगों की एक वैन खड़ी हुई थी जिसको उन लोगों ने पहले से इमरजेंसी के लिए बचाकर वहां पर रखा हुआ था। कॉलोनी हाउस के अंदर एलिस को भी मॉन्स्टर जान से मारने वाले होते हैं, पर एलिस वहां पर अपनी जान बचाने के लिए कॉलोनी हाउस की खिड़की से नीचे कूद जाता है जिस वजह से उसकी जान बच गई थी, पर उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। तो फातिमा उसकी मदद करती है और उसे वैन की तरफ लेकर जाने लगती है। पर अब तक वैन के पास भी काफी सारे मॉन्स्टर आ गए होते हैं, इसी वजह से डोना तुरंत ही उस वैन को भगा लेती है और उस समय पर फातिमा और साथी एलिस तुरंत ही कॉलोनी हाउस के अंदर जाकर दोनों तरफ से तालिस्मों को लगा लेते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर उनकी तरफ ना आ पाए। मीनवाइल हमें विक्टर को दिखाया जाता है और जूली चाहती थी कि विक्टर उसको लेकर बाहर की तरफ जाए, पर विक्टर उससे जंगल की तरफ चलने का इशारा करता है क्योंकि विक्टर को वहां पर व्हाइट बॉय दिखाई दिया था जो कि उन लोगों को एक फाराबे ट्री के पास लेकर आ गया था। अब जूली तो उस फाराबे ट्री की मदद से एक सेफ लोकेशन पर पहुंच गई थी, पर अभी हमें विक्टर के बारे में नहीं दिखाया जाता कि वो उस फाराबे ट्री की मदद से कहां पर पहुंचा था। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से बॉयड और साथी खतरी पर आता है जो कि जब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके शेरिफ स्टेशन के बाहर टोना की गाड़ी आती है जिसमें सारे लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। तो बर्ड और खतरी तुरंत ही उन लोगों की मदद करते हुए उन्हें शेरिफ स्टेशन के अंदर लेकर आने लगते हैं, पर जब खतरी खुद अंदर आने की कोशिश कर रहा था तब एक मॉन्स्टर ने उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर दिया था जिस वजह से खतरी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तब बर्ड खतरी को अंदर लेकर तो आ जाता है, पर खतरी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता और उसकी मौत हो जाती है, जिस बात की वजह से बर्ड और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए। अगले दिन उदास होकर बर्ड तुरंत ही सारा के पास जाता है और उसे खतरे की मौत के बारे में बताता है। जो बात जानने के बाद सारा खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, पर क्योंकि अभी बर्ड को सारा के ऊपर भरोसा नहीं था इसीलिए वो सारा को अपने साथ बांधकर जंगल की तरफ लेकर जाने लगता है ताकि सारा की मदद से वो बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढ सके। और क्योंकि बर्ड अब तक एलिस से नहीं मिला था इसलिए वो सारा को एक झोपड़ी में छोड़कर उसे वहां पर वेट करने के लिए बोलता है और वहां पर से एलिस से मिलने के लिए गांव में चला जाता है। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से पास्ट में जाता है और हम लोग बर्ड की कहानी को देखते हैं कि कैसे वो उस गांव में आया था। असल में बर्ड 30 साल की सर्विस के बाद आर्मी से रिटायर हुआ था, साथ ही उसकी वाइफ एबी भी एक मरीन सोल्जर थी और दोनों रिटायर होने के बाद अपने बेटे एलिस के साथ एक ट्रिप पर जा रहे थे। पर रास्ते में बाकी सब लोगों की तरह उन लोगों को भी वही पेड़ दिखाई देता है और साथ ही वहां पर बहुत सारे क्रोज आ जाते हैं जिनको देखने के बाद वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को मोड़कर वापस आने लगते हैं और वो लोग भी बाकी सब की तरह ही गांव में पहुंच गए थे जहां पर एकदम सन्नाटा था। तब अचानक से फादर खत्री उनके सामने आते हैं और वो उन लोगों से छुपने के लिए कहने लगते हैं क्योंकि जल्दी ही अंधेरा होने वाला था और अगर अंधेरा हो जाता तो वो मॉन्स्टर आकर उन्हें जान से मार देते। शुरू में तो सबकी तरह पॉइंट को भी कुछ भी समझ में नहीं आया था, पर मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज को सुनकर पॉइंट खतरी की बात पर भरोसा कर लेता है और खतरी उन लोगों को अपने साथ जमीन के नीचे बने एक गड्ढे में लेकर चला जाता है जिसमें वो पहले के समय में रात में अपनी जान बचाने के लिए रहा करते थे। उसी जगह पर हम लोग डोना को भी देख पाते हैं। अब पूरी रात पॉइंट और उसकी फैमिली को बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और जब वो लोग अगली सुबह बाहर आकर देखते हैं उन लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि असल में बाहर उन लोगों की लाशें पड़ी हुई थी जिन्हें पिछली रात छुपने की जगह नहीं मिली थी और मॉन्स्टर ने उन लोगों को बहुत बेरहमी के साथ जान से मार रखा था। अब जल्दी ही बॉयड को ये बात भी समझ में आ गई थी कि फिलहाल तो उस जगह से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसी जगह को रहने लायक बनाने का डिसाइड करता है और वो जंगल में अकेले जाकर सबसे पहले तो कुछ जानवरों को पकड़ कर लाता है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। और उसी बीच हम लोग एबी को देखते हैं जिसे गांव को देखने के बाद अपने किसी सपने की याद आ रही थी और कहीं ना कहीं उसे पोस्ट वॉर ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी था, जिसके बारे में जैसे ही एलिस को समझ में आता है तो वो तुरंत ही बॉयड को इस बारे में बताते हुए गांव को छोड़कर एबी का ध्यान रखने को कहता है।
बर्ड इस पर मान जाता है। उसने डिसाइड करा था कि वो अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएगा और उसके बाद वो अभी से इस बारे में बात करेगा। और इस बार जब वो जंगल में जाता है तो वो वहां पर जाने के बाद खो गया था और वो रात में वापस नहीं आ पाता। अब रात में जंगल में चारों तरफ मॉन्स्टर घूम रहे थे जो कि बर्ड को जान से मारने ही वाले होते हैं, पर अचानक से धोखे से बर्ड एक केव टाइप एरिया में गिर जाता है जहाँ पर काफी सारे वैसे ही तालिस्म लगे हुए थे जैसे कि हमने कहानी की शुरुआत से देखे थे। और तब वो मॉन्स्टर उस जगह के अंदर नहीं आ पाते, जो देखने के बाद बर्ड भी इस बात को समझ जाता है कि उसकी जान सिर्फ तालिस्म की वजह से बची है और इसीलिए अगली सुबह होते ही वो बहुत सारे तालिस्म को लेकर गांव की तरफ जाने लगता है। और जब तक बर्ड गांव में पहुंचता है तब तक एबी वहां पर मौत का नंगा नाच शुरू कर चुकी थी और उसने काफी सारे लोगों को शूट करके जान से मार दिया था। असल में उसे लग रहा था कि वो सारे के सारे लोग एक सपने में हैं और उन लोगों को सपने से जागने के लिए मरना पड़ेगा। सही है, कहानी में एबी के हाथों मरने वाले लोगों का ज्यादा रोल नहीं था, और कहीं ना कहीं इस सीन को देखकर ये बात समझ में नहीं आती कि एबी बर्ड की तरफ है या फिर मॉन्स्टर की तरफ। उसको तो देखकर ये लग रहा होता है कि वो मॉन्स्टर से कंपटीशन कर रही है कि कौन ज्यादा लोगों को जान से मारेगा। अभी के लिए तो बर्ड एबी को समझाने की कोशिश करता है, पर एबी उसकी बात को भी नहीं सुनती और वहां पर वो एलिस को भी जान से मारने वाली थी कि तभी बर्ड अपनी गन को निकालकर एबी का ही गेम बजा देता है। और यही मेन रीजन था जिस वजह से एलिस बिल्कुल भी अब बर्ड को पसंद नहीं करता था। अब प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि जिम और जेड वापस से रेडियो को बनाने के बारे में सोच रहे थे और तभी उन्हें ध्यान आता है कि कॉलोनी हाउस उस टाउन का सबसे बड़ा हाउस है और इसी वजह से वो लोग कॉलोनी हाउस की छत पर एक एंटीना को लगा सकते हैं। तब वो दोनों बात करने के लिए डोना के पास जाते हैं और डोना भी इस पर मान जाती है। वहीं हम लोग टैबी को देखते हैं जो कि जब जूली से जाकर बात करती है तो पता चलता है कि जूली टैबी और जिम के डिवोर्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। तब हम लोग टैबी की बातों से जान पाते हैं कि असल में धोखे से ध्यान भटकने की वजह से जिम और टैबी के सामने ही थॉमस चेयर से गिरकर मारा गया था और उस समय पर उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था। पर आगे चलकर टैबी को काफी ज्यादा दिक्कत आने लगी और उसे जिम के अंदर ही थॉमस दिखाई देने लगा। और क्योंकि इससे जिम को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसीलिए ही टैबी ने उससे डिवोर्स लेने का डिसाइड करा था। वहीं हम लोग एलिस को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था और वहां पर बर्ड उसके पास आकर उसे अपने जंगल जाने के बारे में बताता है। साथ ही वो उससे ये बोलता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बॉयड असल में एलिस से मिलने इसी वजह से आया था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो जंगल में जाकर जिंदा बच भी पाएगा या फिर नहीं। पहले तो एलिस उसे सही से बात नहीं करता और बर्ड जब वहां पर से जंगल में सारा के पास पहुंच जाता है तब एलिस उसके पास आकर उसे हक करता है और साथ ही वो उससे बहुत अच्छे से बात भी करता है। साथ ही तब एलिस को ये बात भी समझ में आ गई थी कि एबी के साथ जो भी हुआ उसमें बर्ड की कोई भी गलती नहीं थी। ये बातें करने के बाद बर्ड वहां पर से जंगल में चला जाता है और एलिस वापस से गांव में आ जाता है। गांव में जिम ने भी गांव वालों को अपने प्लान में शामिल कर लिया था और उन लोगों को वायर ढूंढने की मजदूरी पर लगा दिया था, जिससे गांव में सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। जिम और जेड रेडियो बनाने में, गांव वाले वायर ढूंढने में और टेबी और जूली बेसमेंट खोदने में। दूसरी तरफ जब बर्ड और सारा जंगलों की तरफ जा रहे थे तब सारा बर्ड को भी सब कुछ बता देती है कि कैसे उसको जो आवाजें आ रही थी उन्होंने उससे कुछ लोगों को जान से मारने को कहा था और अगर वो ऐसा नहीं करती तो पहले नेथन और बाद में गांव के सभी लोग एक एक करके जान से मारे जाते। और ये चीज कहीं ना कहीं हुई भी थी क्योंकि ईथन को सारा नहीं मार पाई थी और ईथन की जगह पर नेथन को मरना पड़ा था। उस समय पर हम लोग सारा की बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि नेथन की इस जगह के बारे में एक थ्योरी थी कि वो लोग इस जगह से जितना ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ये जगह उन्हें उतना ही ज्यादा अंदर खींच लेगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद बॉयड भी इस बात को समझ जाता है कि सारा उसके लिए कोई भी खतरा नहीं है और वो उसकी मदद ही कर रही है, इसीलिए वो तुरंत ही उसकी हथकड़ियों को खोल देता है और अब वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं हम कॉलोनी हाउस के लोगों को देखते हैं जिसमें से एक एरिक नाम के बंदे ने शेरिफ स्टेशन में ही हिम्मत हार जाने की वजह से सुसाइड कर ली थी, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर डोना पर पड़ता है। तो वो उदास होकर तुरंत ही कॉलोनी हाउस में आ जाती है जहाँ पर रेडियो टावर बनाने का काम चल रहा था। साथ ही वहीं पर हम लोग फातिमा और एलिस को भी देख पाते हैं जो कि सोच रहे थे कि वो रेडियो की मदद से गांव से बाहर निकल जाएंगे, पर कहीं ना कहीं फातिमा को इस बात की भी टेंशन थी कि बाहर जाने के बाद उनके रिलेशन का क्या होगा। अब दोनों वहां पर थोड़ा सा काम करने के बाद टॉम के बार में आकर ड्रिंक करने लगती है, जहां पर कैनी उसके पास आकर उसे संभालने की कोशिश करता है और उस दौरान हम लोग डोना के डर के बारे में जान पाते हैं कि असल में उसे डर है कि अगर रेडियो फेल हो गया तो लोगों को वहां से बाहर निकलने की जो उम्मीद मिली है वो टूट जाएगी और ऐसे में वो लोग भी एरिक की तरह सुसाइड करने लगेंगे। पर कैनी तब उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहीं हम लोग बॉयड और सारा को देखते हैं जो कि चलते हुए एक पेड़ के पास आ गए थे जिसमें काफी सारी बॉटल टंगी हुई थी। पर जब बॉयड उन बोतल में से एक बोतल को उतारने की कोशिश करता है तभी सारा को वापस से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और वो तड़पते हुए बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जब रात में उसकी आंखें खुलती है तब वो बॉयड के बनाए गए एक टेंट में थी जहाँ पर बॉयड उसको एक बोतल भी दिखाता है जो बॉयड ने पेड़ से उतारी थी। उस बोतल के अंदर असल में एक पर्चा था जिस पर 1864 लिखा गया था
तब उन दोनों में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता और उस दौरान हम लोग सारा की बातों से जान पाते हैं कि इस बार जो उसे आवाज़ें आई थी वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी और वो किसी औरत की थी। उस औरत ने सारा से कहा था कि वो जब इस जगह पर आई थी तो वो इस जगह के बारे में गलत थी और इस जगह पर मॉन्स्टर से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। अब वो दोनों इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि अचानक से उनके टेंट को कोई बहुत बड़ी चीज अपने साथ खींचकर कहीं पर लेकर जाने लगती है। इसके बाद ही जब सब कुछ शांत होता है तो अचानक से बाहर से उनके टेंट के ऊपर बहुत ज्यादा चमकदार व्हाइट रोशनी पड़ने लगती है। मगर उन दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोशनी किस चीज की थी और ना ही वो लोग बाहर जाकर चेक कर सकते थे क्योंकि बाहर अभी भी मॉन्स्टर थे और अभी अभी ही उनके टेंट को कोई बहुत बड़ी चीज अपने साथ घसीट कर यहाँ पर लेकर आई थी। सुबह होने पर जब वो दोनों के दोनों बाहर जाते हैं तो उन लोगों के होश उड़ गए थे क्योंकि आसपास बहुत सारे मकड़ी के जाले थे और जब वो इस जगह पर आए थे तब वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग अभी उन पर ध्यान ना देकर उस जगह की तरफ जाने लगते हैं जहां पर से वो रोशनी उनको रात के समय में आ रही थी। वहीं गांव में हम लोग जिम और जेड को देख पाते हैं जो कि अब तक इस वजह से परेशान थी कि वो लोग इतने बड़े रेडियो को पावर कैसे देंगे, पर अचानक से उनके पास एक आइडिया आ गया था और उस रेडियो को पावर देने के लिए वो लोग गांव में मौजूद बल्ब्स और साथ ही गांव में मौजूद अप्लायंसेस का ही यूज करने वाले थे क्योंकि बेशक से वहां पर मौजूद सारी चीजें नकली थी पर उसके बावजूद भी वो एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही थी। इसीलिए गांव में मौजूद सभी लोग जल्दी ज्यादा से ज्यादा बल्ब और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वायर्स को जमा करने में लग जाते हैं। उसी दौरान हम लोग कैनी को देखते हैं जो कि जाकर क्रिस्टी से मिलता है और वो उसके साथ बाहर निकलने के बाद दुनिया के अलग अलग कोने पर जाना चाहता था। पर क्रिस्टी की तो पहले ही असल दुनिया में एक लड़की के साथ एंगेजमेंट हो गई थी और ये बात याद आने के बाद कैनी काफी ज्यादा परेशान होता है और वो इसी बारे में सोचता हुआ उदास होकर वहां से चला जाता है। अब जहाँ पर कैनी एक तरफ अपनी ना हो सकी बीवी की वजह से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ हम लोग एलिस को देखते हैं जो कि फातिमा को अपनी होने वाली बीवी बना लेता है। मतलब कि वो उसे कॉलोनी हाउस के बाहर लेकर जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो फातिमा भी इससे काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से बर्ड और सारा पर आता है जो कि उस वाइट रोशनी की डायरेक्शन की तरफ ही बढ़ रहे थे। तभी अचानक से मकड़ी के जालों के पीछे से बर्ड को एबी की चिल्लाने की आवाज आती है और बर्ड वहां पर जाता है तो सच में वहां पर एबी थी। लेकिन सारा को तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, इसीलिए वो बर्ड को भी रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक बर्ड एबी के पास पहुंच चुका था और तभी अचानक से एबी चुड़ैल बनकर उसके ऊपर अटैक करती है जिससे डरकर बर्ड पीछे की तरफ हो जाता है। और तब तक बर्ड के शरीर के ऊपर काफी सारी काली मकड़ियां चढ़ गई थी जो कि उसे बहुत बुरी तरह से काटती हैं। तब सारा उन मकड़ियों को तुरंत ही बर्ड के शरीर से हटाती है और बाद में वो लोग वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन स्पाइडर के काटने की वजह से अब बॉयड की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी और साथ ही कहीं ना कहीं वो मेंटली भी बाहर निकलने की होप को लूज कर चुका था। और वैसे भी सही बात है कि मकड़ी के काटने की वजह से बॉयड की हालत तो खराब होनी ही थी क्योंकि हर यूनिवर्स में मकड़ी के काटने की वजह से इंसान मक्कड़ मानव नहीं बनता। अब ऐसे में सारा इस ना हो सके मक्कड़ मानव आई मीन बॉयड को संभालती है और उसे मोटिवेट करती रहती है कि उन लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ी ही देर में वो लोग एक व्हाइट रोशनी के सोर्स के पास यानी कि एक बहुत बड़े लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग दूर से उस लाइट हाउस को देखने लगते हैं। पर तभी वहां पर एक बहुत तेज तूफान आ जाता है और साथ ही तब तक अंधेरा भी होने वाला था। वहीं हम लोग गांव में भी देखते हैं कि रेडियो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था जिससे सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर तब वहां पर टेबी को सेकंड प्लान के ऊपर भी वर्क करना था, इसीलिए वो घर में जाकर वापस से जाकर बेसमेंट की खुदाई करना चालू कर देती है। वहीं जेड और जिम रेडियो को चालू कर दूसरी तरफ से किसी की आवाज के आने का वेट करने लगते हैं और तब तक वहां पर तूफान भी आ जाता है। इसका मतलब उन लोगों के पास काफी ज्यादा कम टाइम था। पर तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक इंसान की आवाज आती है जो कि जिम का नाम जानता था, साथ ही वो उससे कहता है कि टेबी को बेसमेंट नहीं खोदना चाहिए था। ये बात सुनने के बाद जिम की एकदम पतलून गीली हो जाती है और वो तुरंत ही अपने घर की तरफ भागने लगता है। पर तब तक टैबी ने उस बेसमेंट को खोद दिया था और तभी अचानक से वो नीचे एक सुरंग में गिर जाती है जहाँ पर उसे विक्टर मिलता है और वो उसका ही वेट कर रहा था। असल में उस व्हाइट बॉय ने विक्टर को बताया था कि उस जगह पर टैबी आने वाली थी। साथ ही विक्टर जल्दी से जल्दी टैबी को लेकर वहां से निकलना चाहता था क्योंकि जिन सुरंगों में वो मौजूद थे उस जगह पर ही वो मॉन्स्टर सोते और ड्राइंग करते थे। तब टैबी वहां पर उन मॉन्स्टर की ड्राइंग को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होती है और तुरंत ही विक्टर उसे वहां से लेकर निकल जाता है। इसी वजह से जब ऊपर जिम आता है तो वहां पर उसे टैबी नहीं मिलती जिससे वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वहीं हम लोग बर्ड और सारा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि बर्ड से चला नहीं जा रहा था और सारा उसको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी अचानक से सारा के सामने व्हाइट बॉय आकर उसे कहता है कि नेथन की थ्योरी बिल्कुल सही थी और इतना बोलने के बाद वो उससे पास में ही मौजूद एक फारावे ट्री की तरफ इशारा करता है। उसको देखने के बाद सारा तुरंत ही सबसे पहले बॉयड को उस फारावे ट्री के अंदर भेजती है, पर बॉयड उसमें जाने के बाद अचानक से एक खोखली पिलर टाइप जगह में फंस गया था जहां से बाहर निकलना अभी उसके लिए पॉसिबल नहीं था।
तब बर्ड वहाँ पर बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसके साथ ही अब सीन वहाँ पर से गांव में आता है, जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। और तभी अचानक से गांव में एक बहुत बड़ी बस आती है, जिसमें काफी सारे लोग मौजूद थे। और गांव को देखने के बाद वो लोग बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन देते हैं जैसा शुरुआत में सभी लोग दिया करते थे। बॉयड की जान किस तरह से बचेगी, विक्टर क्या ढूंढने में लगा हुआ था, वो वाइट बॉय कौन था, और गांव में मौजूद सारे के सारे लोग उस गांव से बाहर निकल भी पाएंगे या फिर नहीं, ये सारी की सारी चीजें हमें जानने के लिए मिलेंगी आगे के सीजन्स में। क्योंकि इस सीरीज का ये वाला सीजन तो यहीं पर खत्म होता है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज का अगला सीजन भी लेकर आऊं, तो आप लोग कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप करना, और साथ ही ये बात भी बता देना कि आपको इस सीरीज में क्या क्या चीजें पसंद आई। वेल, तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर चेक करना, और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।